हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एम.जी. रानडे यानी महादेव गोविंद रानडे के इकोनॉमिक आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इनका इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल रहा है, किस तरीके से इन्होंने इंडियन पॉवर्टी के लिए किसको जिम्मेदार माना है, क्या इनके आइडियाज़ थे ब्रिटिश रूल के ऊपर, क्या इन्होंने अपना पॉवर्टी से रिलेटेड रेमेडीज़ दी थी, ट्रेड कॉमर्स पे इनके क्या व्यूज़ थे, रोल ऑफ वुमेन और इनका फिस्कल पॉलिसी किस तरीके की ये प्रमोट करना चाहते थे। इन सभी चीज़ों को इन शॉर्ट हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एंड में हम इनका प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ एम.जी. रानडे। सबसे पहले एक महादेव गोविंद रानडे का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखिए। इन्हें फादर ऑफ रेनेसा इन वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है। ये 18 जनवरी 1842 में नासिक में पैदा हुए थे। इन्होंने क्वार्टरली जर्नल नाम की एक जर्नल को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था 1878 में। इसके बाद इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडेशन में भी अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। The aim of this society was to provide Western education to the rising generation without exposing it to the anti-national bias of English educators। ये जो सोसाइटी थी ये वेस्टर्न एजुकेशन तो देना चाहती थी अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, मगर जिस तरीके से इंग्लिश एजुकेटर्स थे वो क्या करते थे कि वो अपने ही देश के बारे में यानी भारत के बारे में ये भारतीयों के ही मन में हीन भावना या बहुत ही गलत चीज़ें भर देते थे कि भारतीय जो है वो असभ्य है और जो वेस्टर्न जो नेशंस है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और ये सारी चीज़ें भरते थे। तो इनकी ये जो सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की थी उसका एम था कि वेस्टर्न एजुकेशन तो दे, लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि वो अपने भारतीयों को ही भारत के ही खिलाफ करना ना पड़े। इस चीज़ को ये प्रमोट करते थे। हिज टू इम्पॉर्टेंट बुक्स आर एसी ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी और द राइज ऑफ मराठा पावर। ये दो इन्होंने इंपॉर्टेंट किताबें लिखी थी। अब इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ पे आ जाते। देखिए इन्होंने इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया था अपनी जितने भी इनके इकोनॉमिक व्यूज़ है आपको जो भी देखने को मिलेंगे उन सब में इन्होंने हिस्टोरिकल या फिर इंडक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल किया था। ये मानते थे कि हर एक चीज़ के लिए या हर एक जगह पर इकोनॉमिक लॉज जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो कैसे है रिलेटिव है, चीज़ों पर डिपेंड करता है, देशों पर डिपेंड करता है कि किस देश में किस तरीके का लॉ लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो वेस्ट कंट्रीज़ है, जो यूरोप की कंट्रीज़ है, उनमें जैसी चीज़ें अच्छी चल रही हैं वही चीज़ें आप इंडिया पे भी अप्लाई कर दो तो अच्छी चलेंगी, ऐसा इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा है। थ्योरी इज़ ओनली रिलेशन टू प्रॉक्सिमेट कॉजेज़, ऐसा ये मानते थे। इनका जो देखिए जितने भी क्लासिकल आप कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, जेम्स मिल, इन सब के ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज़ करते थे या इनके खिलाफ थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूटिज़म या अजम्पशंस पे अपनी इकोनॉमिक थ्योरीज देते थे। जबकि रानडे जो थे वो क्या कहते थे कि सारी चीज़ें रिलेटिव है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। और जो भी इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके यूरोपियन नेशंस में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे कि फैमिली, जैसे कि कास्ट, ये सारे जो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी की इकोनॉमिक पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। अगर कोई एक छोटी कास्ट में ही पैदा हुआ है या कोई, क्योंकि देखिए उस टाइम पे अनटचेबिलिटी भी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकवर्ड था इंडिया, तो ये क्या कहते थे कि अगर कोई छोटी कास्ट में ही पैदा हुआ है तो वो चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, फिर भी उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है या ओवरऑल जो सोसाइटी में पोजीशन है वो थोड़ी ख़राब ही रहेगी। तो इस तरीके से वो कंपेयर करते थे इंडियन इकोनॉमी और यूरोपियन नेशंस की इकोनॉमी को कि सब में सेम लॉस को आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इंडिया में चीज़ें थोड़ी अलग है। इकोनॉमिक एजुकेशन को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। द नेशंस इकोनॉमिक एजुकेशन इज़ ऑफ फार मोर इम्पॉर्टेंस देन द प्रेजेंट गेन ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी ऑफ वेल्थ मेजर्ड बाय इट्स वैल्यू इन एक्सचेंज। मोटा मोटी ये क्या कहते थे कि ज़रूर जो आपको पैसा अगर मिल भी रहा है इकोनॉमी में उसकी वैल्यू भी बहुत हाई है, उन सब से मतलब नहीं है, लेकिन अगर देश के जो सिटीजन्स है, जो भारतीय लोग हैं, अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो एक नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या एक नेशन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा लाभकर होगा रैदर देन जो आपको केवल पैसा मिल रहा है या बहुत वेल्थ अगर आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके लोग
कि आपके देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। और ये मानते थे कि जो एग्रीकल्चर है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ट्रेड और कॉमर्स है। अगर हम लोग बात करें ट्रेड और कॉमर्स की ही मदद से लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं या फिर ज़्यादा उनमें स्किल्स डेवलप हो सकती है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्किल्स रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चर है या ट्रेड है इसमें स्किल्स की भी इंपॉर्टेंस होती है और इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है, तो इससे लोगों का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रानड़े बिलीव दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड इट हैड मैनी इंटर रिलेटेड कॉजेज। ये इंडिया की ही मेन इन्होंने बात करी है, तो इंडिया को ही लेते हुए ये क्या कहते हैं कि इंडिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसकी केवल एक इकोनॉमिक साइड को लेकर के हम नहीं देख सकते। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सभी चीज़ों को हम लोग को देखकर ही चलना पड़ेगा। सभी चीज़ें अगर सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे से चलेंगे इंडिया में तभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी इंडिया में, तभी डेवलपमेंट होगा। वो क्या कहते थे कि इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डायरेक्ट एंड चैनलाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स अ वेल डिटरमाइंड गोल। तो इसकी वजह से ये जो है ये प्रोटेक्शन की पॉलिसी को ज़्यादा फॉलो करते थे। जैसे जो आपकी क्लासिकल एडम स्मिथ वगैरह जो फ्री ट्रेड, लेजे फेयर की बात करते हैं, उन सबको रनड़े बिल्कुल ही आप कह सकते हैं डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन की पॉलिसी का इस्तेमाल होना चाहिए और स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है हर तरीके की आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या पॉलिटिकल एक्टिविटी है, किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा उसमें स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केवल आपका लड़ाई झगड़े में या पीस को मेंटेन करने में स्टेट का रोल नहीं है, सारी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब इकोनॉमिक प्रोसेसेस या प्रोग्रेस में स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए इनका पूरा जो इकोनॉमिक थॉट है या जो पूरे इनके इकोनॉमिक आइडियाज़ है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है उनका पॉवर्टी पे जो व्यूज़ है। चाहे आप एम.जी. रानड़े की बात करें, चाहे आप नौरोजी की बात करें, चाहे आप आर.सी. दत्त की बात करें, इन तीनों के ही इकोनॉमिक आइडियाज़ में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो इनका पॉवर्टी के ऊपर जो इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं वही है। अच्छा, इनका जो पॉवर्टी का आइडिया है वो थोड़ा सा आर.सी. दत्त और नौरोजी से अलग है। नौरोजी और आर.सी. दत्त जो है वो ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश रूल को भारत की पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार मानते थे, भारत की गरीबी के लिए उनको दोष देते थे। आपने एक टर्म सुना होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको नौरोजी अपनी थ्योरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उसी को लेकर के आर.सी. दत्त भी कहते हैं कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने ही भारत को पूरी तरीके से लूट लिया है और पूरा जो भी भारत की आज जो दशा है, जो गरीबी है, उसका जो रूट कॉज है वो क्या है, वो ब्रिटिश रूल ही है। मगर एम.जी. रानड़े जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग जाते हैं इन सब से। वो क्या बताते हैं कि नहीं देखो, ब्रिटिश ने तो चलो लूटा ही है उन्होंने, उनका तो बहुत बड़ा रोल है हमारी पॉवर्टी में, लेकिन जो भारत देश है वो पहले से भी बहुत गरीब था। पहले से गरीब होने के क्या कारण है, किस तरीके से इस गरीबी को हटाया जाए, इन सब पे अब हम लोग बात करेंगे। देखो, रानड़े को लगता था कि जो गरीबी है वो भारत देश में बहुत पहले से ही रही है। उसका एक जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो है खेती या कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भरता। जब एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा निर्भरता हो जाती है किसी इकोनॉमी में, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड रह जाती है या फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं वहाँ पर वेल्थ की कमी पड़ जाती है या गरीबी आ जाती है। ये क्या कहते हैं, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को भी बैकवर्ड मानते हैं। ये कहते हैं कि उतना जितना बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ है, जिस तरीके का मशीन्स का इस्तेमाल करती है, जिस तरीके से वहाँ पर रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनता है, यहाँ पर क्या है, बहुत बेसिक कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत बेसिक आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। यहाँ पर हैंडलूम की इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं है, बहुत पिछड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत ख़राब है, लैंड पॉलिसी बहुत ख़राब है, उल्टे सीधे तरीके के टैक्सेस लिए जाते हैं, उल्टे सीधे तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं, उससे पहले जो ज़मींदार भी थे या जो भी राजा महाराजा भी होते थे, वो भी बहुत ही गलत तरीके के लैंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। तो इन सब चीज़ों को ये मुख्य कारण मानते हैं, मुख्य वजह मानते हैं इंडिया की गरीबी का या फिर इंडिया की पॉवर्टी का। अब देखो, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो ज़्यादातर कोशिश करती थी कि यार जो भी राजा महाराजा होते थे कि यार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल उगाया जाए और फिर उस रॉ मटेरियल को हम यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको क्या कर दे, एक्सपोर्ट कर दे, ताकि वहाँ से हमें चीप प्रोडक्ट्स मिलने लगे। तो इनका ध्यान ही ज़्यादातर इस बात पे था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल उगाया जाए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर
को ही इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। दूसरी बात क्या है, इंडस्ट्रीज़ इस वजह से बैकवर्ड थी क्योंकि ये जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ है यानी जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ है उसके साथ ज़्यादा कंपटीशन को ठीक से फेस नहीं कर पा रही थी। और बैंकिंग फैसिलिटीज़ तो अनऑर्गेनाइज थी ही, साथ ही में इनकी जो लैंड पॉलिसी है वो भी बहुत उल्टे सीधी थी। उल्टे सीधे तरीके से आपके टैक्स लगाए जाते थे, उल्टे सीधे तरीके से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। अब कैसे रिमूव करें, देखो इन्होंने मेन कारण बताया, क्या क्या कारण थे, वो कारण किस किस वजह से हो रहे थे या किस वजह से आज तक होते आए थे भारत में। अब जो गरीबी के हमें कारण पता चल गए तो हम उसका क्या ऐसे निवारण किया जाए, इस बात पर भी उन्होंने बात करी है। उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स सजेस्ट किए। सबसे पहले तो आपका जो एग्रीकल्चर है उसे बहुत ही अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी पड़ी है, पूरा देश, आधे से ज़्यादा देश आपका एग्रीकल्चर ही कर रहा है, उनमें से लोगों को उठा करके दूसरे ऑक्यूपेशंस में लगाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोगों का लगे रहना ही गलत है इनके हिसाब से, रानड़े के हिसाब से। ये क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो लोग हैं वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह इन्हें डिसिपेट करना चाहिए। इन्हें क्या कहते थे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स में भी लोगों को जाना चाहिए। ही थॉट दैट विदाउट रिड्यूसिंग द नंबर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर देयर कुड नॉट बी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ही एडवोकेटेड स्टेट एक्शन। अभी हमने बात की थी ये प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शन पे बात करते थे। इन्हें लगता था कि स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करवाना है। सो पॉवर्टी को भी हटाने के लिए या वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए क्या है कि सरकार को या स्टेट को ही कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी। अब वो कैसी पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करने की बात करते थे, ये कहते थे कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा दो भैया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग उससे कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, ये क्या है, ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। गन्ने से हम लोग चीनी बनाते हैं, तो ये क्या हो गई, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। सो ये कहते थे कि यार ऐसी इंडस्ट्रीज़ अगर स्टैब्लिश होगी तो लोग एग्रीकल्चर से निकल के यहाँ पर भी काम करेंगे, यहाँ पर थोड़ी अच्छी कमाई होगी, थोड़ा बेटर रहेगा। इन्होंने लैंड पॉलिसी को भी जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनके हित में जाए, उनके लिए अच्छा हो, ऐसी लैंड पॉलिसी बनाने के लिए इन्होंने आप कह सकते हैं एडवोकेसी की थी या उसकी बात करी थी। कैसी लैंड पॉलिसी की ये बात करते थे, रैयतवाड़ी सिस्टम। आपको पता होगा रैयतवाड़ी सिस्टम जो मद्रास और बॉम्बे रेजिडेंसीज़ में लाया गया था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि 30 साल तक के लिए मतलब कम से कम 30 साल तक के लिए ही कोई एक फिक्स टैक्स सिस्टम को लागू कर दिया जाता था और इसमें थोड़ा सा लोगों को बेनिफिट मिलता था। रैयतवाड़ी जो सिस्टम है ये पहले के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से उनसे ज़्यादा अच्छा था। ये तो आप जब हिस्ट्री की बुक्स में और अच्छे से रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जो आपके परमानेंट सेटलमेंट्स हैं इन सब को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये क्या कहते थे कि जो 50% प्रॉफिट है लैंड का वो किसानों को ही जाना चाहिए और अगर किसान का मर्जी है तो वो टैक्स दे, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो टैक्स को ना दे। इस तरीके से वो किसानों की भलाई की बात करते थे। ये फ्री ट्रेड को एक तरीके से अपोज भी करते थे क्योंकि इससे क्या होता था, आपका लोकल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। जो बाहरी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर चीप प्रोडक्ट्स तो बन जाते थे लेकिन यहाँ पर तो बहुत महंगा पड़ता था। तो इससे क्या होता था, लोकल इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन की पॉलिसी को इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं कि फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वेरियस रीजन रानड़े सजेस्टेड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम थिकली पॉपुलेटेड एरियाज टू स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये ओवरऑल रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, इसलिए ये क्या कहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ से लोगों को उठाकर और लोगों को ऐसी जगहों पर भी रहना चाहिए जहाँ पर रिसोर्सेज है लेकिन लोग कम हैं। तो सबको बराबरी से थोड़ा मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक जगह या कुछ जगहों पर ही बिल्कुल कंजेस्टेड पॉपुलेशन ना हो। इसके बाद इनके कुछ और इकोनॉमिक आइडियाज़ देखिए, मेन इनका पॉवर्टी का ही आइडिया है। इसके बाद तो जो आप अपने आंसर्स को बढ़ाने के लिए इनका मेथड, इनके जो ट्रेड कॉमर्स पे व्यू है, इनका एजुकेशन पे जो भी है वो सब तो आप अपना आंसर्स को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं। इनके हैंड रिटन नोट्स या फिर यही पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इन नोट्स को याद कर सकते हैं बिफोर एग्ज़ाम। और अब देख लेते हैं हम लोग इनको वुमेन एम्पावरमेंट। अगेन ये वुमेन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्गली बिलीव करते थे कि वुमेन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते थे वुमेन को। फिस्कल पॉलिसी, ये कैसी फिस्कल पॉलिसीज़ को एडवोकेट करते थे? ऐसी जहाँ पर टैक्सेशन बहुत ही बेसिक फेयर हो, बिल्कुल मतलब लोगों के साथ गलत ना हो, ऐसा टैक्सेशन ना हो जिसमें लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा हो। ये एबिलिटी टू पे थ्योरी पर ही बिलीव करते थे, जो जितना दे पाए उसी हिसाब से उससे टैक्स लेना चाहिए। अब इंडियन इकोनॉमिक थॉट पे इनका क्या प्लेस है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थिंकर रहे हैं क्योंकि इन्होंने, आप कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक एक थ्योरीज दी हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने एक्चुअल प्रॉब्लम्स को जो इंडियन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती थी उनके बारे में इन्होंने बात करी है, उनको कैसे उनका निवारण किया जाए या क्या रेमेडीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है कि इनकी जो पॉलिसीज़ है उसको बहुत हद तक इंडिया में इम्प्लीमेंट भी किया गया है। जैसे इन्होंने जो भी क्रेडिट सिस्टम को लेकर के जो भी चीज़ें इन्होंने बताई थी, उसकी वजह से क्या हो गया, लैंड मॉर्गेज बैंक्स बनाए गए। ये कैसे बैंक्स होते हैं, इनको हम लोग आगे किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और भी बहुत सारे जो इन्होंने कहा था कि यार हर तरीके की इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना चाहिए, केवल एक तरीके की इंस्टीट्यूशन की इन्होंने नहीं बात की थी, सबकी बात की थी। मैनी साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये बात करी थी। तो इन सब चीज़ों से पॉवर्टी को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इनके आइडियाज़ का रोल रहा है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड अ लीडर ऑफ थॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे एम.जी. रनड़े इंडियन इकोनॉमिक थॉट में। ये बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर भी थे। इनके पॉलिटिकल थॉट भी हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।